ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यह पार्ट 2 का अगला एपिसोड है। आज का दिन एक रोमांचक दिन था जो रोहित और अनिका ने साथ में मिलकर पूरा कर लिया था, लेकिन रात भी इससे कुछ कम नहीं होने वाली थी। भूमिका, कौटिल्य आदि के चले जाने के बाद अनिका रोहित के साथ वापस मारवा हाउस के अंदर लौट आती है। अपने बेडरूम में पहुंचने के बाद दोनों फ्रेश होकर अपने अपने कपड़े बदलकर आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं। रोहित अपने बेड पर बैठा हुआ था कि तभी अनिका भी उसके पास आकर बैठ जाती है। रोहित मुस्कुराते हुए अनिका से कहता है, तुम्हारे सिंपल से सरप्राइज भी अचानक से बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आज मुझे यह भी पता चल गया, अगर कोई भी सरप्राइज तुमसे जुड़ा है तो वह कभी भी सामान्य नहीं हो सकता। रोहित की इस बात पर अनिका मुस्कुरा देती है और कहती है, जो भी है पर मैं खुश हूँ कि फाइनली सभी कुछ अच्छे से पूरा हो गया है। अब प्रीति और ओंकार के बीच कोई नहीं आ सकेगा। और नहले पर दहला यह हुआ कि लगे हाथ सनी के लिए भी हमें एक अच्छी लड़की मिल गई। अब वह भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकेगा। पिछली बार उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को भी दोषी मानती हूँ। कम से कम अब मुझे वह गिल्ट नहीं सताएगा। तभी रोहित अनिका को छेड़ते हुए कहता है, अनिका, तुम्हारी असिस्टेंट राजलक्ष्मी तुम्हारे भाई मयूर के साथ गुलेरिया हाउस में शिफ्ट हो गई हैं और अब तुम्हारी प्रीति भी तुम्हारे भाई ओंकार के साथ गुलेरिया हाउस में शिफ्ट हो जाएगी। क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि अब तुम्हारा नया असिस्टेंट कौन होगा? यह सुनते ही अनिका हैरानी से रोहित की तरफ देखती है। उसके मन में इस तरह का कोई भी सवाल अब तक एक बार भी नहीं आया था। अनिका बेहद टैलेंटेड थी, लेकिन उसके बावजूद पहले राजलक्ष्मी और अब खुद प्रीति अनिका के साथ उसके हाथों की तरह रह रही थी। उन दोनों के बिना अनिका का शेड्यूल और भी ज्यादा बिजी होने वाला था। ऐसी स्थिति में असल मुसीबत रोहित के लिए खड़ी होने वाली थी, क्योंकि वह अनिका के कीमती वक्त में से पहले ही अपने लिए पूरा वक्त नहीं चुरा पाता था और अब वह थोड़ा बहुत समय भी हाथ से जा सकता था। लेकिन कम मुसीबत अनिका के लिए भी नहीं थी। उसके पास करने के लिए इतने काम थे कि उसे अपने लिए विश्वसनीय सहायक हाथों की बेहद जरूरत थी। अनिका के चेहरे पर खामोशी और हैरानी एक साथ देखकर रोहित कहता है, अब तुम कहाँ खो गई? मैं मजाक कर रहा था और सिर्फ यह जानना चाहता था कि तुमने इसके बारे में पहले से कुछ सोच कर रखा है या आगे कुछ तय करने वाली हो। फिर इसी हंसी मजाक को आगे बढ़ाते हुए रोहित कहता है, अगर तुम कहो तो पूरे गुलेरिया हाउस को मारवा हाउस के अंदर ही शिफ्ट कर लें। अब अनिका अपनी आंखों को बड़ा करके रोहित को अपने चेहरे से एक्सप्रेशन देती है, जिसका मतलब था, क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? तभी रोहित उत्साहित होते हुए आगे कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे इन दोनों जरूरी जोड़ों को यही मारवा हाउस में ही साथ में रख लेते हैं। रोहित की बेताबी को देखकर अनिका मुस्कुराकर जवाब देती है, इस बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल प्रीति हमारे साथ ही है। जब तक प्रीति की शादी की बात आएगी तब तक राजलक्ष्मी भी काफी हद तक परिस्थितियों को संभालने की स्थिति में आ जाएगी। वैसे भी फिलहाल उसे अपनी सेहत और अपने आने वाले नन्हे मेहमान पर फोकस करने की जरूरत है, बाकी सभी चीजों से कहीं ज्यादा। और इस बात का ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अनिका रोहित के करीब आकर उसकी हथेली को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में लेकर अपना सिर उसके कंधे पर रखकर लेती है और कहती है, तुम्हें पता है मुझे इन दोनों की ही सबसे अच्छी बात क्या लगती है? रोहित अपनी गर्दन हिलाकर पूछता है, क्या, बताओ ना। अनिका जवाब देती है, यही कि दोनों में से कोई भी कभी भी कुछ नहीं पूछती। उन्हें जो भी काम दिया जाए वह चुपचाप पूरा कर देती हैं। अब रोहित कहता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे के लिए तुमने क्या सोचा है?
अब अनिका कहती है, इस बारे में विचार हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। फिर अचानक से अपने चेहरे के भाव बदलते हुए आगे कहती है, तुम्हारे लिए यह काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है और शायद कोई उपाय हम निकाल भी ले, लेकिन मुझे लगता है कि यह करना बेहद जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें दुनिया को समझाने के लिए मौका दिया जाए। अनिका को अचानक से गोल गोल बात सुनकर रोहित के चेहरे पर हैरानी आ जाती है। पहले वह अनिका की बात को समझने की कोशिश करता है और फिर वह घूमकर अनिका की तरफ चेहरा कर लेता है। फिर अपने सवाल भरे चेहरे के साथ अनिका से कहता है, मतलब तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अब अनिका कहती है, हमारे बच्चों के बारे में। यह सुनते ही रोहित की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह कहता है, अनिका तुम जो भी कहना चाहती हो प्लीज साफ साफ कहो। अनिका भी रोहित की तरफ घूम जाती है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती है, मुझे लगता है कि हमें अब हमारे बच्चों को खुद से दूर भेजना होगा। उन्हें अपने फैसले खुद लेने के लिए आगे आने वाले कल में परिस्थितियों से निपटने के लिए ट्रेन करने का वक्त आ गया है। अब हम उन्हें यहाँ से यानी कि मारवा हाउस से कहीं और भेजना होगा ताकि वह अकेला जीना सीख सके। अनिका की बात सुनकर रोहित को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि उसके कान सुन हो गए हैं और उसे अचानक से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। वह कुछ भी सुन और समझ नहीं पा रहा है। एक पल के बाद खुद को संभालते हुए रोहित कहता है, तुम मजाक कर रही हो ना? प्लीज अनिका बताओ ना, तुम मजाक कर रही हो ना? अनिका कहती है, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं मजाक नहीं करती हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ। अब रोहित हड़बड़ा कर कहता है, पर इस सब की कोई जरूरत नहीं है। फिर अपने दोनों हाथ अनिका के कंधे पर रखते हुए कहता है, उनकी माँ इतनी ताकतवर है, उनके पिता के पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, वह हमारे साथ पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगर तुम चाहती हो तो मैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम और भी पुख्ता कर देता हूँ। और रही बात उनके सीखने और समझने की, तो वह यहाँ मारवा हाउस में हमारे साथ रहकर भी दुनिया की हर चीज सीख सकते हैं। उन्हें हमसे दूर होने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित की बात सुनने के बाद अब एक पल रुककर अनिका कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी माँ बेहद ताकतवर है और उनके पिता भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। अब अनिका एक बार फिर से रोहित के हाथों को अपने कंधों से हटाकर अपने हथेलियों में लेते हुए आगे कहती है, इसीलिए यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वह अपने माता और पिता दोनों से आगे निकले। हम उनकी सुरक्षा तभी कर सकते हैं जब तक उनके साथ हैं और या फिर जब तक जिंदा हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी और उस वक्त हमारे बच्चे यह सब सीखने की स्थिति में नहीं होंगे। अभी तुम उन्हें यहाँ से दूर भेजकर भी उन पर अपनी निगाहें रख सकते हो। फिलहाल हमारे दुश्मनों की आंखों से उन्हें दूर करने के लिए यह बेहद जरूरी है। अब रोहित और भी ज्यादा प्यार से अनिका को समझाते हुए कहता है, किसी दुश्मन से डरकर उन्हें कहीं भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सबसे निपट सकता हूँ। अनिका कहती है, फिर वही बात, मैं रोहित मारवा की ताकत को अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन यहाँ बात तुम्हारी और मेरी ताकत की नहीं है, यहाँ बात हमारे बच्चों की ताकत को बढ़ाने की है। इस तरह हमारे साइड में रहकर वह अपनी ताकतों का पूरी तरह से विकास नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के साथ साथ उन्हें धार भी देना होगा। उन्हें अपने माता पिता से नहीं बल्कि एक दूसरे से अलग अलग रहकर जीवन जीने की कला सीखनी होगी। आज उनके लिए यह मुश्किल होगा, लेकिन आने वाले कल में वह एक दूसरे की ताकत बनकर एक दूसरे को सुरक्षा दे पाएंगे, एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। अनिका की बात सुनकर रोहित बेचैन हो उठता है और अपने बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता है। फिर अनिका को बीच में ही रोकते हुए कहता है, तुम यह सब क्या कह रही हो अनिका? वह अभी बहुत छोटे हैं। अब अनिका कहती है, रोहित मारवा उनसे भी छोटा था जब उसने अपनी जिंदगी को अपनी माँ और पिता दोनों के बिना जीना शुरू किया।
अनिका उससे भी बहुत छोटी थी जब उसकी माँ और पिता दोनों का ही साया उसके ऊपर नहीं था। रोहित कहता है, तुम कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही हो? हम दोनों मजबूर थे, पर हमारे बच्चों के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं। अब अनिका भी अपने बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ी हो जाती है और कहती है, समझने की कोशिश करो मिस्टर मारवा, एक बाप की तरह मत सोचो, एक गार्जियन की तरह सोचो। माता और पिता सिर्फ ममता और वात्सल्य नहीं होते, बल्कि उनके पोषक और संरक्षक भी होते हैं। इसलिए हम दोनों को ही सुरक्षा देने के साथ साथ ताकतवर भी बनाना होगा। अब वह इतने छोटे भी नहीं हैं कि हमारी बात को समझ ना सके। अब रोहित अपने उदास चेहरे के साथ कहता है, अनिका, फिलहाल तुम समझने की कोशिश करो, मैं रिया के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। अनिका रोहित के करीब आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, लेकिन मैं अपने तीनों बच्चों के बिना नहीं रह सकती हूँ। ऐसा कहते हुए अनिका की आंखों में पानी भर आता है। रोहित अनिका की आंखों में तकलीफ को देख पा रहा था। फिर अनिका लंबी गहरी सांस लेकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है और आगे कहती है, यह करना बेहद जरूरी है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, जिस तरह दुश्मन पिछली बार से ज्यादा ताकतवर होकर इस बार हमारे सामने आया है, भविष्य में वह और ज्यादा ताकतवर होकर नया रूप लेकर हमारे सामने खड़ा होगा। जब तक हम हैं तब तक हमें उनका सामना करना होगा। जब हम नहीं होंगे तब उसका सामना करने के लिए हमारे बच्चे होंगे। आज नहीं तो कल हमारे दुश्मनों को यह बात पता चल ही जाएगी कि वह सामान्य बच्चे नहीं हैं। अनिका की बात सुनते ही रोहित की आंखें बड़ी हो जाती हैं। चेहरा अचंभे से भर जाता है और वह अनिका की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। अनिका रोहित की आंखों का सवाल समझ जाती है और हल्के से अपनी गर्दन हिलाती है। अब रोहित कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। अनिका कहती है, ऐसा ही है। जिस तरह मुझ पर एडल्ट होने के बाद ड्रग का असर दिखाई देने लगा और मेरी ताकत बढ़ने लगी, जो आज तक बढ़ रही है, बिल्कुल उसी तरह मुझे डर है कि हमारे बच्चों पर भी इसका असर दिखाई देगा। रोहित झट से अनिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें डर है या विश्वास है? अब अनिका एक पल खामोश रहने के बाद कहती है, मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। हर वरदान के अभिशापित पहलू भी होते हैं। इसके भी हैं। जिनके माता पिता सम्मानी नहीं, वह बच्चे सम्मानी कैसे हो सकते हैं? अपनी बात कहकर अनिका चुप हो जाती है। रोहित भी एकदम खामोश हो जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर जमे खड़े रहते हैं। फिर कुछ पलों के बाद अनिका कहती है, सच सच बताना, क्या तुम्हें अपने बच्चे बाकी बच्चों की तरह सामान्य लगते हैं? इतनी सुख सुविधा और लाड़ प्यार मिलने के बाद उन्हें जैसा होना चाहिए, क्या वह तुम्हें वैसे दिखाई देते हैं? रोहित कुछ पल अनिका की तरफ देखता है और उसके बाद खामोश रह जाता है। फिर कुछ क्षणों के बाद एक बार फिर से अनिका से कहता है, लेकिन उन्हें यहाँ से दूर भेजने की जरूरत क्यों है? वह अपने आगे आने वाली जिंदगी के लिए यहाँ रहकर भी तो तैयार हो सकते हैं। अब अनिका कहती है, उन्हें यहाँ से दूर करना इसलिए जरूरी है ताकि वह दुश्मनों की आंखों से दूर हो सके। दुश्मन उनकी ताकतों के बारे में कभी जान न सके और हमारे बच्चे हमारे ही संरक्षण में यहाँ से कहीं दूर रहकर अपनी ताकतों को जान सके और उन्हें बढ़ा सके, दुश्मन से भी ज्यादा ताकतवर हो सके। और इन सब से भी ज्यादा जरूरी चीज, वह अच्छाई और सच्चाई के मायने समझ सके, क्योंकि यह तय है कि यह लड़ाई किसी एक पीढ़ी तक चलकर खत्म होने वाली नहीं है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। एक बार फिर से कमरे में खामोशी छा जाती है। अब कुछ पल रुककर रोहित अनिका से कहता है, क्या इसके अलावा भी उन पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या उन्हें अभी भेजना जरूरी है? अनिका बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब रोहित लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, यह बहुत मुश्किल है अनिका, मुझे यह नहीं होगा। अनिका अपनी दोनों बाहें खोलकर रोहित की तरफ कदम बढ़ाती है। रोहित अनिका के सीने से लग जाता है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन यह वह मुश्किल फैसला था जो दोनों को मिलकर लेना था। आखिर जंग कभी न कभी खत्म होने वाला आगाज है, जिसमें विराम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पूर्ण विराम कहीं नहीं था।
वैसे भी अनिका बच्चों को यहाँ से भेजने के बाद अपने अगले विराम तक पहुँचना चाहती थी। वह वक्त आ चुका था जब वह अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जवाब दे सके।